हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो FST 07 रीनीट के लिए आज के सेशन में लेकर आए हैं। तो बच्चों एक तरफ से देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। बच्चों जैसे कि आपको मालूम है हम लोग जिस मिशन पे हैं वो है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और ये मिशन आपको अपने सपनों से मिलाने का है। आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि करंट इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दिया गया है, चेंजेस फ्रॉम 4 to 2 इन 1 सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है ईएमएफ का माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब बच्चों यहां से एल की वैल्यू हम लोगों को मालूम है और डी आई बाई डी टी मतलब 2 माइनस 4, करंट का चेंज डिवाइडेड बाई आ जाएगा टाइम इन 1 सेकेंड। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां से आपके पास आ जाएगा 2 2 जा 2 4 जा 8, तो 8 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका है फोर्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में टू प्लैनेट ऑफ मास m1 एंड m2 आर एट ए डिस्टेंस r। अब ये जो दो प्लैनेट हमारे दिए गए हैं, पहला प्लैनेट ये है और दूसरा प्लैनेट बच्चों ये है, और यहां पर कहा जा रहा है कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो बेटा है r। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m। इसका मतलब इसका मास है m1 और इसका बेटा मास है m2, और जो सैटेलाइट है उसका मास दिया गया है ये वाला m1 और m, और कहां रखा गया है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द टू प्लैनेट, दोनों प्लैनेट के मिड पॉइंट से रखा गया है। आप केवल इतना करिए कि इस सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्लैनेट की वजह से जितनी होगी वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पहले हम निकाल लेते हैं। तो टोटल बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इसकी वजह से आ जाएगी जी एम वन एम अपॉन हो जाएगा बेटा r/2, क्योंकि मिड पॉइंट दिया गया है तो ये हो जाएगा r/2 और ये हो जाएगा r/2। अब बेटा अगर इधर से निकालेंगे तो इसके लिए आ जाएगी जी एम टू और m, और डिवाइडेड बाई बेटा हो जाएगा आपका r/2। तो हमने निकाल दी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द जो हमारा प्रोजेक्टाइल से हमें यानी सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है, तो इस सैटेलाइट की प्लैनेट के बीच में पोजीशन होने की वजह से r/2 रखकर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में निकाल दी। और ये अगर माइनस में आती है टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, वैसे U इक्वल टू हो जाता है माइनस का साइन GM1, और बेटा यहां पर GM कॉमन ले लेंगे, r/2 कॉमन ले लेंगे, और यहां पर आ जाएगा m1 प्लस m2। और यही पोटेंशियल एनर्जी में हम कुछ काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट को ऐड करेंगे ताकि उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो टोटल एनर्जी जैसे ही सैटेलाइट की जीरो हो जाएगी तो वो हमारा इसके अट्रैक्शन को फ्री कर देगा, यानी कि वो हमारा स्पेस में पहुंच जाएगा, आउट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यानी इसी के बराबर क्या दे देंगे हम लोग, इसी के बराबर क्या दे देंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रहे हैं, तो हाफ m एस्के वेलोसिटी के फॉर्म में, तो हाफ mve स्क्वायर, और बेटा ये आ जाएगा gm और m1 प्लस m2, और बेटा ये आ जाएगा आपके पास r/2, और r/2 में 2 इधर ले आएंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो ve इक्वल टू आ जाएगा 4 g, और ये आ जाएगा m, और m1 प्लस m2 आ जाएगा, और बेटा यहां से वैल्यू हमारी आ जाएगी, देखिए अब यहां पर 4 यहां पर आ गया, r यहां पर आ गया, और बेटा आपको रूट लेना है तो रूट कर देंगे तो आपके पास देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 2 पहले आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 पहले बाहर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें हमारी GM1 M2, तो बाकी सारी चीजें मैच कर रही हैं। ये आ जाएगा 2 और अंडर रूट आ जाएगा आपके पास GM, और ये आ जाएगा M1 प्लस M2, और डिवाइडेड बाई वैल्यू आ जाएगी बेटा r। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड, और इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं बच्चों। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ
डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल इलेक्ट्रॉन। तो कोई थर्मल न्यूट्रॉन हो या थर्मल इलेक्ट्रॉन हो या थर्मल प्रोटॉन हो या कोई गैसियस एटम या न्यूक्लियाई हो, अगर इस टेम्परेचर पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी गई है तो हमारा फॉर्मूला केवल एक ही लगेगा आपके पास, वो लगेगा बेटा 3m/K T। टी क्या है? टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं यहां पर कि जो लैम्डा दिया गया है आपका, ये है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा टी के। और बच्चों यहां से जब सॉल्व करते हैं तो हमसे कह रहा है इनकी वेवलेंथ जो है हमारी कितनी हो जाएगी। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ये बेटा आपका 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और टेम्परेचर हमारा T1 और T2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की? लैम्डा 2 निकालनी है, पहले वाली लैम्डा है, और पहले वाला टेम्परेचर कितना दिया गया है 27 प्लस 273 300 हो जाएगा, और नीचे वाला है 927 और प्लस का 273। तो बेटा ये हमारा अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 चौको 12, ये 1200 है, ये 300 है, ऊपर आ जाएगा 300 बेटा और नीचे आ जाएगा 1200 और 4 आ जाएगा, और बेटा 1/4 को 1/2 रूट के बाहर कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है लैम्डा 2, लैम्डा 1 की जगह लैम्डा, और ये 1/2। बच्चों ये 1/2, तो लैम्डा बाई 2 राइट आंसर आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लैम्डा बाई 2 इसका राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बहुत आराम से समझिएगा कि जैसे ए क्वांटिटी हमको दी गई है उसमें 10 मीटर 1 नहीं 1 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर की एरर दी गई है आपको, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। और बी वाले में क्या दिया गया है 2 मीटर और प्लस माइनस 0.2, ये दिया गया है हमारा एब्सोल्यूट एरर बी वाले की, दोनों की सेम ही है। अच्छा क्वांटिटी क्या कह रहा है? मान लीजिए क्वांटिटी कितनी है x, और हमें इसी में निकालनी है what should be the, मतलब we should report the value of this quantity like in which manner। तो ए बी के बारे में हमें बात करनी है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो x दिया गया है आपको x लेना है, तो यहां पर एक काम कर लेते हैं कि x की पहले वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो कितनी वैल्यू आ जाती है हमारी? a की कितनी वैल्यू है 1 और b की कितनी वैल्यू है? तो ये आ जाएगी 2 और ये √2 आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू 1.41। तो आपको बता दें कि आपको जरूरत नहीं है निकालने की, आप इसमें सेकंड वाले ऑप्शन पे वैसे भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ये काम करेंगे, और ये काम करेंगे तो जैसे ही ये काम करेंगे वैसे ही उनका गलत होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि बाबू ये तो देखो लगभग लगभग सेम है, हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता चलेगा तो अब आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर एक्स में। तो जब आप एक्स में निकालेंगे ना, तो अब एक्स में कैसे निकालेंगे? देखिए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कितना आ जाएगा 1/2, और यहां पर आ जाएगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए और प्लस डेल्टा बी और डिवाइडेड बाई बी। यानी कि हमने ए और बी के मतलब इस फॉर्मूले में एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख लिया। बताइए कितनी कितनी वैल्यू दी गई है यहाँ पे? डेल्टा एक्स की कितनी वैल्यू निकालनी है बेटा? एक्स की कितनी वैल्यू है 1.41, बताइए 1/2 आ जाएगा। बताइए यहाँ पर डेल्टा ए कितना है बेटा आपका? डेल्टा ए की कितनी वैल्यू है? पॉइंट का 4 है, नहीं पॉइंट का 2 है, पॉइंट का 2 है, और बेटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? देखिए ये 0.2 दिया गया है ना, ये 0.2 दिया गया और ये भी 0.2 दिया गया, तो आपके पास आ जाएगा 1 और प्लस का कितना आ जाएगा पॉइंट का 2 और डिवाइडेड बाई 2। बेटा क्या करेंगे इसको सॉल्व, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का नीचे, तो नीचे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 0.6/2, 0.6/2, 0.6 ऊपर और नीचे बेटा 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स, और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 1.41। जरा फटाफट इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? देखिए ये आ रहा है हमारे पास 1.41 इंटू 0.6, और बेटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4, और हम इसको 0.211 अप्रॉक्स ये वैल्यू आ रही है
और 0.2 के आसपास वैल्यू आ रही है, तो आपको एक बात बता देते हैं कि ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है। मतलब इस क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर जो निकाली, लेकिन ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, और यही आंसर है। और आपको बता दें कि ये गलती होने वाली थी। जिस जिस बच्चे ने केवल एक्स की वैल्यू निकालकर, यानी अंडर रूट ए बी की वैल्यू निकालकर अगर आंसर लगाने की कोशिश करी, तो वो सेकंड पे लगा के आ जाएगा। जबकि हम लोग इसको कौन सा ऑप्शन देंगे, ये वाला, क्योंकि हमारे पास अब वैल्यू कैसे रिपोर्ट करी जाएगी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। क्या आंसर आ जाएगा, 1.41 प्लस माइनस 0.211। अब बताइए इसमें मैच कौन सा करेगा, मैच करेगा हमारा बेटा, तो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए 1.4 लिखेंगे बेटा, और आंसर फोर्थ वाले का फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, अब पार्टिकल ऑफ मास दिया गया है हमारा 4 किलोग्राम का, 4m का। ये पार्टिकल हमारा 4m का दिया गया है, और ये पार्टिकल हमारा जो है रेस्ट पर जब ये स्प्लिट करता है तो इनटू द पार्टिकल ऑफ द मास m, जब ये पार्टिकल m मास में स्प्लिट करेगा, और प्लस ये पार्टिकल बेटा आपका स्प्लिट करेगा 3m मास। अब मेरे बच्चों यहां पर देखिएगा, ये पार्टिकल आपका जैसे ही स्प्लिट करता है, तो आपको बता दें कि इनकी भी कुछ वेलोसिटी है और इनकी भी कुछ वेलोसिटी है ना, लेकिन मास अलग अलग है, लेकिन मोमेंटम इनके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनके मोमेंटम जो होंगे, मान लीजिए इसका मोमेंटम p1 है और इसका मोमेंटम बेटा p2 है, तो मोमेंटम इनके क्या हो जाएंगे, इक्वल और ऑपोजिट। तो हमने मोमेंटम के मॉड लगा दिया, बिल्कुल बराबर। तो दे हैव इक्वल मोमेंटम। अब सारे बच्चों को इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो एक फॉर्मूला हमें मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p स्क्वायर अपॉन 2 मास। तो p बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो k1 अपॉन k2 कर देंगे, तो ये आ जाएगी m2 अपॉन m1 की वैल्यू। और m2 की कितनी वैल्यू है बेटा, m2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3m, और m1 कितना है, m आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3:1 इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5वें नंबर का पहला वाला आ जाएगा, 3:1। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल है। आराम से करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए बॉडी एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। भाई साहब ये आपका जो है ना सिंपल पेंडुलम है, और इस समय हम x बराबर 0 पे मीन पोजीशन पे बात करते हैं। एमपी का मतलब क्या हुआ, मीन पोजीशन। और अगर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करते हैं बेटा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। यहां पर केवल काइनेटिक एनर्जी आती है, और यहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। प्योर पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी। राइट आंसर 6 वाले का आ जाएगा हमारे पास चौथा वाला। तो प्योर पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बेटा हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड। किसी भी सॉलिड स्फेयर का अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायामीटर, है ना। तो पैरेलल टू इट्स डायामीटर मतलब डायामीटर के पैरेलल एक्सिस है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिख दें कि I इक्वल टू हो जाएगा ICM और प्लस mx स्क्वायर, मास ऑफ स्फेयर एंड x डिस्टेंस जो हमारी है, तो ये आ जाएगा mx स्क्वायर। अब आपको बता दें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फंक्शन ऑफ x। तो निश्चित तौर पे हमारा जो I है बेटा ये वाला, और जो हमारा ये x है, तो अगर कभी ऐसा कोई ग्राफ आता है कि जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 होती है, तो ये पैराबोलिक होता है। इसका मतलब ग्राफ हमारा जो होगा वो I इधर है, x इधर है, तो ये पैराबोला होगा। पैराबोला किधर घूमता है, जिसकी पावर 1 होती है, लेकिन ये पैराबोला नहीं होगा। तो सर इसमें कौन सी बात है भाई, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तब होता पैराबोला जब ये वाला टर्म नहीं लिखा होता। एक क्वांटिटी यहां लिखी होती और आपकी केवल ये लिखी होती, यानी फॉर्मेट क्या होता, फॉर्मेट ये होता हमारे पैराबोला का। तब पैराबोला ओरिजिन से पास करता।
इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से तो पैराबोला है आई की तरफ घूमने वाला, और ये हमारा कैसा बनेगा बेटा, यहां से बनेगा। तो राइट आंसर जब इसका हम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये आंसर बेटा आ जाएगा, पहला वाला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा वाला, ये तीसरा ही, ये दूसरा वाला कहेंगे, 1 2 है ना, जैसे कि 1 2 और 3 4 ऐसे नहीं चलेगा, जो लिखा है वही माना जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप लोग को ये सब सिखाया जाता है, न्यूलाइट में ट्रेनिंग किया जाता है कि मान लीजिए 1 ये दिया है, 2 नहीं दिया ये, तो ये ट्रेनिंग भी देखिए, वहां जाके कहीं गड़बड़ हो गया था। तो 1 2 और 3 4। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, हमारा राइट आंसर ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू स्फीयर अबाउट देयर डायामीटर हैविंग द मास सेम। भैया कैसा भी किसी के अबाउट निकालोगे, तो चाहे वो हमारा कोई भी फैक्टर हो 2/5 है, तो आपका आर स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमें रेशियो निकालना है, रेडियाई का रेशियो दिया गया है 1:2 का, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1:4। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बेटा आ जाएगा चौथा वाला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से देखिएगा। 9 नंबर में कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो एक स्टेटमेंट पे नजर पड़ गई तो वो तो करेक्ट दिख ही रहा है, फॉर द जनरल ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे मोमेंटम जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, मास स्केलर होती है, और वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी और मोमेंटम की डायरेक्शन जो होती है वो एक ही होती है, और ये पैरेलल। तो ये तो सही आंसर है। जरा बात करते हैं गलत गलत कैसे होते हैं। जैसे चौथा वाला आंसर कैसे गलत है बेटा, जरा बताते हैं कि जनरल ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है, वेलोसिटी आर ऑलवेज पैरेलल, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसलेशनल मोशन में ये हमेशा पैरेलल रहेंगे, ये गलत है, क्योंकि जब हम रिटार्डेशन करेंगे तब क्या होगा। ठीक, और बेटा एंगुलर, ये देखिए रोटेशनल मोशन में अबाउट द फिक्स एक्सिस एंगुलर मोमेंटम जो एल होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है जो हमारी ओमेगा, ये हमेशा आपकी क्या होती है, पैरेलल। बेटा अबाउट फिक्स एक्सिस बोला है, अगर ये बोला होता अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक बात हम लोग, इन्होंने कहा है कि फिक्स्ड एक्सिस, तो ये बात यहां पे क्या हो गई, रोटेशनल मोशन में अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, मतलब कोई एक्सिस को उन्होंने फिक्स कर रखा है, तो ये बात यहां पे बेटा बिल्कुल गलत हो गई। तो अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, तो हम लोग बात भले करते, तो यहां पर बात बेटा हो रही है हमारी अबाउट, तो ये वाला पॉइंट हमारा गलत है। तो मतलब कुल मिला के सही वाला क्या आ जाएगा, थर्ड वाला आंसर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर पे। लीनियर लीनियर पोलराइज मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ इंटेंसिटी 10, मतलब कहने का, अगर हम एक पोलराइड ये है और दूसरा पोलराइड ये है, हम यहां पर पीपीएल गिरा रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट का नाम ही होता है लीनियर पोलराइज लाइट। तो अगर आपने लीनियर पोलराइज लाइट गिरा रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी आपको पहले से दे रखी है आई नॉट की 10 ल्यूमेन, भाई साहब आपको जानकारी दे दें कि ये ल्यूमेन है, ये बड़ा अजीब सा है, इंटेंसिटी में कोई ऐसी हमारी यूनिट है तो मतलब आपकी जानकारी में नहीं रहती है, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइए, इंटेंसिटी दे रखी है। और इंसिडेंट ऑन पोलराइजर, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजर ऑफ द लाइट एंड दैट ऑफ द पोलराइजर सच दैट द लाइट इंटेंसिटी आउट इज, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ जाएगा, 2.5। पहले तो ये अब आपको बता दें कि जैसे ही हमारी, इसको पहले हटाते हैं, कहना क्या है बात को कि जैसे ही ये गिरेगी और पोलराइजर से आउट होगी, तो जो इंटेंसिटी यहां पर मिलती है बेटा हमारी, यहां पर ये इंटेंसिटी होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर, और वो होती है थीटा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5, और ये कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी 10, और ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। जरा देखते हैं कि ये 1 बाई कितना आ जाएगा, 4, 10 से डिवाइड कर देंगे
कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा। बेटा कॉस थीटा की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट ले लिया, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 डिग्री की। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा कि पोलराइजर को कितने एंगल पे सेट किया है। पोलराइजर को हमने 60 डिग्री के एंगल पे अगर सेट किया है तो 60 डिग्री एंगल पर ही हम लोगों ने, तभी इंटेंसिटी हमारी 1/4 हो जाती है। तो ये बड़ी सीधी सीधी बात हम लोगों ने यहाँ पर समझ में आ जाती है। बेटा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 नंबर। रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कुलर कॉइल आपको दी गई है। द रेशियो ऑफ द करंट इन द रिस्पेक्टिव कॉइल सच दैट द सेम मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस। मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारी, जब बात हो रही है कॉइल अगर एक ही है ना तो हम लोग I इंटू ए कर लेते हैं। तो हमसे कह रहा है कि M1 बराबर M2, तो दोनों कॉइल में हमारी जो बेटा करंट है उसका हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द करंट, है ना, रेडियाई का रेशियो दिया गया है। तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकालनी है, और A2 अपॉन A1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। रेशियो कितना दे रखा है बेटा हमारा, देखिए कितना रेशियो दे रखा है। रेशियो दे रखा है 1:2, R1 अपॉन R2 1:2। तो R1 नीचे है और R2 ऊपर है, तो हमने लिख दिया I1 अपॉन बेटा हो जाएगा I2 2:1 और होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा बेटा 4। तो राइट आंसर जो हमारा 11 नंबर का आएगा 4/1 आएगा, 4:1 आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा जो है वो बराबर है। तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12 नंबर पे। गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई गैस हमारी है, अंडरगोज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इन दिस प्रोसेस। बेटा अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी 0 है, और सी की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या हो जाता है 0, तो वैल्यू कितनी आ जाती है इनफाइनाइट। का आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बेटा 13 नंबर पे। 13 नंबर पे बात करते हैं। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है बेटा वो इस तरीके से दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि जो बॉडी हमारी है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन, और एंगल दिया गया है 45 का। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन वेरीज। तो ये आपका बेटा इधर लग रहा है म्यू एन, ये है एन, सारे फोर्सेस हमने यहां पर। अगला यहां पे क्या होगा mg, mg का कंपोनेंट बेटा ये आ जाएगा mg साइन थीटा, और ये आ जाएगा हमारा mg कॉस थीटा। हमने यहां पर पहला काम तो कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। अब कह रहा है डिस्टेंस x बताइए कितनी होगी, ट्रेवल डाउन। द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड। जैसे ही ये ढरकना चालू कर लेगी, जैसे ही ये यहां से स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, जैसे ही ये रेस्ट से आएगी, तो अब आपकी जो बॉडी है वो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा तभी मिलेगी जब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या होगा बेटा मैक्सिमम होगा। मतलब कहने का है कि इन्होंने मैक्सिमम स्पीड की बात करी है, तो आप यहां पर एक काम कर सकते हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन में जब इसको बैलेंस करें, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और फोर्स की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो हमारा इसका मतलब हो गया कि जो हमारा ए है, एक्सेलरेशन है, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और हमारी जो 0 वैल्यू है यानी उस समय मैक्सिमम स्पीड बनी रहेगी। मतलब फोर्स की वैल्यू 0, तो उस समय हमारी स्पीड क्या रहेगी मैक्सिमम। तो ऐसी कंडीशन पे फोर्स की वैल्यू 0 करने के लिए mg साइन थीटा को म्यू एन के बराबर कर देंगे, और एन बराबर में mg कॉस थीटा है, तो हमारे पास आ जाएगा
mg साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू mg कॉस ऑफ। रिजॉल्व करने के बाद हमने बैलेंसिंग किया और हमने देखा कि यहां पर टेन थीटा की वैल्यू हमारी आ रही है म्यू, और 10 ऑफ 45 इक्वल टू आ जाएगा 0.3x, और ये 1 आ जाएगा, 0.3 इंटू एक्स आ जाएगा, x की वैल्यू 10/3 आ जाएगी। कोई ऑप्शन है 10/3 का? चौथा वाला आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग बेटा, हॉलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस r है, गिवन चार्ज q है, एंड इट्स आउटर सरफेस पर जो चार्ज दिया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस r। भैया ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है, और यहां पर हम लोग सेंटर ऑफ स्फेयर की बात कर रहे हैं, तब भी हमारे पूरे पर जो है पोटेंशियल की वैल्यू वही रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो कहीं से कोई वेरिएशन नहीं होगा, तो 14 नंबर का आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 नंबर पे। बेटा 15 नंबर जो क्वेश्चन है, ये देखिए अच्छा सवाल है, थोड़ा सा हमें अच्छे से इसको समझना है। देखिए दोनों बैटरी हमारी जो सेल हमारे हैं ना, टू बैटरी ऑफ ईएमएफ E1 और E2 दोनों ही हमारे पैरेलल हैं, और देखिए किस तरह से कनेक्टेड है, सेम पोलरिटी कनेक्टेड है, अपोजिट पोलरिटी नहीं है। ये भी पैरेलल है R1 R2, इंटरनल रेजिस्टेंस। जरा निकालना क्या है, बात कर रहे हैं यहां पर एक, हर ऑप्शन में बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ की। तो जरा इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करेंगे तो हम लोग E1 R2 और प्लस E2 R1 और डिवाइडेड बाई बेटा R1 प्लस R2। ठीक, तो जरा इस केस में इस वैल्यू को डिस्कस करते हैं कि पहली बात तो क्या ये वाला संभव है? नहीं संभव है। इक्विवेलेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये गलत हो गया। R1 R2 पे डिपेंड करता है, भले ही वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू तो यहां आ रही। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की ईएमएफ की वैल्यू हमारी हमेशा E1 प्लस E2 होगी। नहीं बेटा, ये डिपेंड करता है पोलरिटी कैसी है, कनेक्शन कैसे हो रहा है, ये भी गलत है, ऑलवेज कह रहा है। और इक्विवेलेंट हमारा जो ईएमएफ है ये हमेशा E1 से कम होगा। E1 कितना है भाई, एक काम कर लेते हैं कि जो E1 है इसको ले लेते हैं 1 वोल्ट, और E2 को ले लेते हैं 2 वोल्ट, और R1 को ले लेते हैं, R2 को ले लेते हैं, मान लीजिए इनको बराबर ले लेते हैं R और R, कुछ भी। तो देख लेते हैं क्या आता है, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे इसमें। E1 कितना है 1 वोल्ट, R1 कितना है R, E2 कितना है 2 वोल्ट, R1 कितना है R, और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, ये R कॉमन लेके काट देंगे, 3/2 आ जाएगा, यानी कि 1.5 आ जाएगा। तो ये तो हमारा मोर देन 1 आया ना, मोर देन 1 का मतलब जो E1 की वैल्यू है उससे ज्यादा आ रही। तो बेटा यहां पर हम एक काम कर लेते हैं कि ये वाली वैल्यू भी हमारी जो है ना, कह रहा है कि ये हमारा इससे कम होगा, E1 से कम होगा, तो वो कम नहीं हो सकता। इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हमारा आएगा ये निश्चित तौर पे हमारी वैल्यू E1 और E2 के बीच में आएगी। तो कुल मिलाकर हम लोग बात करते हैं, देखिए E1 से ज्यादा आ रही कि नहीं आ रही, और E2 से कम आ रही है। E2 कितना है 2 वोल्ट, और E1 कितना है 1 वोल्ट, तो ये कितनी आ रही है 1.5। हाँ ये बात अलग है, 1.5 तब आ रही है जब R1 R2 बराबर ले लिया, हम कुछ और वैल्यू भी ले लेंगे तो भी हमारी वैल्यू मैच कर जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के पहला वाला आंसर हमारा सही है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वाले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, इन फेज डायग्राम शोन पॉइंट Q करेस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो रीजन 1 2 3 हमें बताना है, ये रीजन कौन कौन सा होगा। तो रीजन 1 2 3 बताना है। अब रीजन 1 क्या होता है बच्चों, जानते हो, लिक्विड होता है। यहाँ पे प्रेशर भी हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, तो ये तो लिक्विड हो गया। और वेपर में टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये वेपर होगा। क्यों होगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है और प्रेशर क्या है, लो है, वेपर होता है। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है ना, टेम्परेचर प्रेशर लो, तो ये पहला ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट है 17, अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम शोन फिगर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
तो इक्विवेलेंट के लिए बच्चों ये 2 और 4 हो गए आपस में पैरेलल में, तो 2 इंटू 4/6, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 4/3। ये भी 2 4 पैरेलल में 4/3, ये 4/3, 2 और ये 4/3 और ये 1 सब आपस में सीरीज में, तो रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा 4/3 प्लस 2 प्लस 4/3 प्लस 1, 4 और 4 8, 8/3 और प्लस 2 1 3, 3 तिरका 9 और 8 17/3। इसका ऑप्शन नंबर पहला आ गया। ये दोनों पैरेलल में, बाकी सब सीरीज में, तो आंसर तुम्हारा ये पहला ऑप्शन मैच कर गया बच्चों। नेक्स्ट, एज्यूमिंग डायोड टू बी आइडियल, तो बताना है फॉरवर्ड रिवर्स बायस कौन है। ये निगेटिव है, निगेटिव है, ये हो गया तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड, तो निगेटिव है, उधर जीरो है, इधर का पोटेंशियल तुम्हारा कम हो गया, तो इससे ये अट्रैक्ट इधर रहेंगे, यानी कि ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। और इधर जीरो है, ये निगेटिव है, ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो ये रिपेल करेगा, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। पी से होल उधर जाएंगे तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो D2 क्या हो गया, D2 यही आंसर नजर आ रहा है, ये नहीं, D2 फॉरवर्ड बायस और D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसका सेकंड ऑप्शन आ गया। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बच्चों। A ray of light incident angle theta on refracting face of prism emerges from the other face normally। ठीक है, अदर फेस क्या हो गया, नॉर्मली, ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल थीटा हो गया, नॉर्मली का मतलब ये R2 एंगल लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और प्रिज्म एंगल इसमें क्या है, A, तो A बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 प्लस R2। अच्छा, प्रिज्म एंगल कितना है, 5 डिग्री है, तो R1 तुम्हारा R हो गया, R2 0 हो गया। अब लगा दो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू 1.5 हो गया, साइन आई थीटा हो गया, और साइन आर कितना हो गया, 5 डिग्री हो गया। अब बच्चों यहाँ पे एंगल बहुत कम है, एंगल बहुत कम होता है तो साइन थीटा थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा थीटा, और साइन 5 डिग्री, ये 5 डिग्री आ गया, तो थीटा इज इक्वल हो गया 1.5 इंटू 5, यानी कि 7.5 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 7.5 डिग्री, यानी कि पहला ऑप्शन मैच कर गया। करे द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मास m विल बी गिवन बाय न्यूटन्स लॉ, वे इन किलोमीटर r है, तो इसमें m बताना है। देखो यहां पर GMM, स्मॉल m क्या है, पार्टिकल का मास है, और कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन है। और टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन का टोटल मास वही न्यूक्लियंस का मास माइनस मास डिफेक्ट, तो न्यूक्लियंस का मास हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, B इज इक्वल टू mc², तो मास डिफेक्ट हो जाएगा B अपॉन c²। तो कैपिटल M ये आ गया, यानी कि ऑप्शन तुम्हारा ये देखो सेकंड मैच कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया बच्चों, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, भाई इसमें क्या है, ये सब इनफाइनाइट होता है, जितना भी बल और बल, रिजिड बॉडी में कोई चेंज होगा नहीं, जैसे यंग्स मॉडुलस क्या होता है, F अपॉन A अपॉन L बाई L, क्या होता है, F अपॉन A, F अपॉन A का मतलब F हो गया, A हो गया, स्मॉल l बाई कैपिटल L हो गया, तो एफ एल बाई ए एल, ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ। अब रिजिड बॉडी के लिए चेंज इन लेंथ कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, यानी कि 0 होगा, तो समथिंग बाई 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। बल्क मॉडुलस भी बच्चों क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन आ गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 600 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 microfarad capacitor. How much energy lost? तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2
V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। C1 हो गया 600 पिको फैरेड 10⁻12। C2 कितना हो गया 600 पिको फैरेड 10⁻12 अपॉन 2। C1 प्लस C2 600 प्लस 600 हो जाएगा 1200 और 10⁻12। और वोल्टेज बच्चों 200 वोल्ट है और दूसरा वाला अनचार्ज है, तो V1 तो कितना हो जाएगा 200 वोल्ट हो जाएगा और दूसरा अनचार्ज हो जाएगा। तो ये तो एक कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 6 दूनी 12 हो गया। तो और 2 2 4 यहां से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 6 और -12 और 2 -10 और 10⁻4 ये हो जाएगा, है ना। तो 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल इतना एनर्जी का लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे, इन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल डिफ्यूजेस फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। होल क्यों डिफ्यूज होते हैं? अरे होल कंसंट्रेशन पी रीजन में ज्यादा होता है एन रीजन के रिस्पेक्ट में, इसलिए डिफ्यूज होते हैं। तो इसका आंसर सीधा हो गया तीसरा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं बच्चों। अब आगे, ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट वर्टिकली ऑन ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो गई, यहाँ पे इंसिडेंट होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, कितना 1.5 गिवन है। फ्रैक्शन ए रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्रंट सरफेस बाय अदर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ए तो यहां से रिफ्लेक्ट हो गया और दूसरा फ्रैक्शन बी इंटर करता है स्लैब में, है ना, और फिर बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या टाइम डिले निकालना है। अब टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है वो क्या होगा, एंटर करता है फिर एमर्ज होता है, यानी कि डबल हो जाएगा डिस्टेंस इसका जो भी होगा। डी डिस्टेंस अगर ये थिकनेस है तो डबल डिस्टेंस ये वाला फ्रैक्शन कवर करेगा और v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू होता है। तो ये आ गया तुम्हारा 2d म्यू बाई सी। 2d d कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻²। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका 1.5 और c हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। 1.5 ये कैंसिल हो गया, ये 10 ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी कि ये पहला ऑप्शन तुम्हारा मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 25 नंबर पे आते हैं। When circular scale screw gauge completes 2 rotation, it covers 1 mm. और द पिच स्केल टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50। तो लीस्ट काउंट इसमें बताना है, कौन सा लीस्ट काउंट होगा। देखो 2 रोटेशन से 1 mm है, तो 1 रोटेशन से जो पिच हो जाएगा वो 0.5 mm हो जाएगा। पिच क्या होता है, एक रोटेशन में जो डिस्टेंस होती है वो पिच होता है। तो 2 रोटेशन में 1 mm है, तो 1 रोटेशन में 1/2 हो जाएगा, ये पिच हो गया। अच्छा, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन CSD, टोटल सर्कुलर डिवीजन। पिच हो गया तुम्हारा क्या 0.5 mm और CSD कितना हो गया 50। तो कितना आ जाएगा mm में, ये आंसर किस में आ रहा है, मीटर में ये आंसर आ रहा है ना। तो 10⁻, ये इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन कर दो 50, ये mm में ही रहेगा। mm को मीटर को चेंज कर दो -3 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.5, 5 कैंसिल होगा 0.1, 3 2 5 10⁻⁻5 मीटर। ये इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा बच्चों सेकंड आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, if lambda x, lambda 1, lambda m, lambda y are the wavelength of x-rays, infrared rays, माइक्रोवेव और गामा, तो हमें बताना है इनका वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम। देखो फार्मूला एक होता है EM वेव का, RM इलू XG, RM इलू XG, ये वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे लेमडा वाई क्या है, गामा,
तो गामा की वेवलेंथ सबसे कम है, ये गामा सबसे कम है, गामा सबसे कम देखो यही दिख रहा है, पहले ही आंसर आ जाएगा। गामा की कम है, उसके बाद एक्स रेस की हो जाएगी, फिर इंफ्रा की हो जाएगी, फिर माइक्रो की हो जाएगी। ये बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, इधर की ओर लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, इधर की ओर चलेंगे तो लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इसका बच्चों मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 12 point charges each of charge q coulomb placed at circumference of circle of radius r with equal angular spacing if one of the charge remove the net electric field at center of circle। ये सर्किल है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक है, ये इक्वल सेपरेशन है, और एक रिमूव कर दिया गया तो फील्ड सेंटर पे बताइए, ये डिस्टेंस आर हो गई। देखो बच्चों फंडामेंटल क्या होता है, जो चार्ज मान लो कि यहां से सब जगह चार्ज रखे हुए, यहां से चार्ज हटा दिया गया, तो अगर एक सिंगल चार्ज हटाया जा रहा है तो उसी चार्ज की वजह से फील्ड निकाल दो सेंटर पे, यही फंडामेंटल है शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट में यही होता है, अगर एक चार्ज हटाया जा रहा है तो उसी चार्ज की वजह से फील्ड निकाल दो, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो ये आ जाएगा तुम्हारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, यही फंडामेंटल होता है। कहीं पर भी तुम अगर पढ़ोगे, जैसे मान लो ट्राइंगल है, चार्ज रखे हुए हैं, अब सेंटर पे फील्ड देखोगे तो जीरो होगा, अगर हम एक चार्ज हटा दें तो सेंटर पर फील्ड जो चार्ज हटाया गया उसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से ना निकालो, जो हटाया गया उसकी वजह से निकालो, तो KQ/r² आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। 28 है L1 L2 be the orbital angular momentum of electron in first and second excited state of hydrogen। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 2, सेकंड का मतलब n = 3 हो जाएगा। तो बोर्स-मार्टम रेशियो निकालना है एंगुलर मोमेंटम का, तो L बराबर क्या होता है NH/2π, तो L1/L2 हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के लिए 2/3 हो जाएगा, फर्स्ट के लिए दूसरे से आएगा और सेकंड एक्साइटेड के लिए तीसरे से आ जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा बच्चों। द आउटपुट ऑफ लॉजिक इज शोन इज इक्विवेलेंट टू, अच्छा इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, देखो a+b का यहां पर लेंगे तो a+b का होल बार आ जाएगा, और यहां पर फिर यही आ जाएगा a+b का होल बार यानी कि a+b आ जाएगा। ये किसका हो गया, ऑर गेट हो गया, तो ये ऑर गेट आ जाएगा, आंसर तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। 30 नंबर कह रहा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वुड मूव। देखो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इस पे लॉरेंज फोर्स QVB sin θ0, वेलोसिटी और b के बीच का एंगल थीटा हो गया 0, तो फोर्स 0 लगेगा, फोर्स कुछ लगेगा ही नहीं। अब यहाँ पे तुम चाहे जितना फील्ड अप्लाई कर दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन चल रहा था उसी पाथ पर वो चलता रहेगा, उसके ऊपर बच्चों कोई इफेक्ट नहीं। हाँ हेलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया द रिलैक्सेशन टाइम इन ए कंडक्टर, तो रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टर में हमें बताना है क्या होगा, इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा। तो पहले तो देखो रिलैक्सेशन टाइम का टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है कंडक्टर में। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का, जो कोलिजन होगा वो तेजी से होगा, और कोलिजन जल्दी होने से क्या हो जाएगा, जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। तो यहाँ पर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो पहला गलत हो गया। दूसरा डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन का जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी होगी वो तेजी से होगी, जिससे कि टाइम जो लगेगा वो कम लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा रिलैक्सेशन टाइम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको हम लोग वेक्टर से करेंगे। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो उसको अगर हम लोग रेन माने तो रेन हमारी नीचे की डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रेन जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 35 मीटर पर सेकेंड। रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है,
विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट। तो हमने बना दिया डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट का, और ये हमारा डायरेक्शन हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो हमारा विंड जो है वो किधर जा रहा है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये हमारी विंड की डायरेक्शन हो गई, और विंड की वेलोसिटी कितनी है, VW लिख रहे हैं 12, विंड की वेलोसिटी 12 है। अब पर्सन यहां पर खड़ा है, पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है, और उसको विंड जो है, विंड की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में है, और रेन उसको वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पर उसके ऊपर गिर रही है। जब विंड चलेगी तो यहां पर अब दो वेक्टर बन गया है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये बनेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। अब विंड को, जब विंड चलेगी तो रेन जो पहले वर्टिकली डाउनवर्ड है उसका डायरेक्शन थोड़ा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और अगर हम लोग इसको डायरेक्शन में देखें तो जो पर्सन है उसको अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, है ना। और अगर हम लोग थीटा की बात करें तो थीटा हमको कहां से लेना है, थीटा लेना है, अगर रेन की डायरेक्शन में हम लोग इसको यहाँ पर देखें, ये रेन की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो रेन की डायरेक्शन से थीटा डिग्री हमको इस डायरेक्शन में क्या करना होगा, अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा यहां हो जाएगा। तो अगर टेन थीटा की बात किया जाए तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ये वाला वेक्टर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन सा, VW अपान बेस हमारा हो जाएगा VR। BW की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 12, और हमारा VR की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 35। तो tan थीटा इक्वल टू 12/35, और जो डायरेक्शन हमने लिया है वो कहां से लिया है, ये रेन की डायरेक्शन है। तो रेन की डायरेक्शन से थीटा डिग्री, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेन की डायरेक्शन से 30 डिग्री 12/15 tan थीटा इक्वल टू 12/35 विद रेन। तो ये आंसर थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a photoelectric experiment blue light is capable of ejecting a photoelectron from the specific metal while green light is not able to eject a photoelectron। अगर हम लोग यहाँ पर स्पेक्ट्रम देखें तो VIBGYOR विबग्योर अगर देखें, और आपको मालूम है कि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और फोटो इमिशन के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए क्या होना चाहिए, जो इंसिडेंट वेवलेंथ होता है लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में ग्रीन लाइट जो है वो नॉट एबल टू इजेक्ट ए फोटो इलेक्ट्रॉन, तो हमारा जो ग्रीन लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर रहा है, इजेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब इसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा होगा, ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ ज्यादा था, तो इस VIB इन दोनों का वेवलेंथ ग्रीन से कम होगा। जिसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगा वो हमारा क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो ग्रीन से कम वाले जितने भी हैं, चाहे वो वायलेट हो, इंडिगो हो या ब्लू हो, उनका वेवलेंथ ग्रीन से कम है, यानी कि उनका जो वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, इसलिए ये फोटो इमिशन देंगे। तो आंसर इसमें कौन सा कलर दे रखा है, येलो। देखो येलो तो इधर है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, रेड भी ज्यादा होगा, ऑरेंज भी ज्यादा होगा, ये सब ग्रीन के बाद है। अगर ग्रीन नहीं दे रहा तो इसके बाद वाले कोई भी कलर यहाँ पर नो फोटो इमिशन देंगे। कौन देगा, VIB। तो यहाँ पर ऑप्शन में वायलेट दिया है, तो आंसर थर्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34, ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा इसको आप अच्छे से किए होंगे। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज L इज अ फिक्स एट अ बोथ एंड। ये हमारा एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है, दोनों एंड पे यहाँ पर क्या है, कनेक्शन है, यानी कि ये हमारा रिजिड एंड है, ठीक है ना, रिजिड एंड। तो यहाँ पर नोड बनेगा, यहाँ पर भी नोड बनेगा, यहाँ पर भी नोड बनेगा, ठीक। तो वेव जो है वो हमारी टकरा रही है रिजिड एंड से, और टकरा के ऐसे जाएगी।
तो क्वेश्चन में बताना है कि जब L/8 दूरी पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, और एंटी नोड देखो यहाँ पर एंटी नोड होगा, यहाँ पर भी एंटी नोड होगा। जो एंटी नोड है वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो वहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रखा है 2 मिलीमीटर। अच्छा देखो भाई, इसमें क्या करना है, L/8 डिस्टेंस L/8 पर हमको बताना है एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो आपको पता होगा जो स्टैंडिंग वेव है वो हमारा किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, फ्रॉम रिजिड एंड। तो अगर इसके ऐसा केस होता है तो जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो होता है A0 साइन, है ना, KX, ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना। अगर ये हमारा ओपन एंड होता, ओपन एंड से अगर ये रिफ्लेक्ट होता तो यहाँ पर साइन के बजाय कॉस KX हो जाता, ठीक है ना। तो आप लोगों को मालूम होगा रिजिड एंड से अगर वेव रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पर साइन KX का फंक्शन आएगा, और अगर ये ओपन एंड होता तो ये कॉस KX का फंक्शन होता। चलिए A0 है मैक्सिमम वेवलेंथ, अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसका वैल्यू 2 मिलीमीटर है, तो A0 का वैल्यू 2 मिलीमीटर साइन हो गया KX, K को लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, और X हमें क्वेश्चन में दिया है L/8, तो L/8 हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। अब केवल लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो भाई ये हमारा नोड है, नोड के बीच की दूरी होती है λ/2, नोड के बीच की दूरी λ/2, नोड के बीच की दूरी λ/2। तो भाई आप लोग बताओ टोटल जो हमारा L है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो जो हमारा लेंथ आ रहा है वही हमारा लेंथ जो आ रहा है वही लैम्डा के बराबर आएगा। तो जो लेंथ है वो लैम्डा के बराबर है, तो क्वेश्चन में लैम्डा को हम लोग L से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है 2 साइन 2 पाई, और लैम्डा की जगह L हो गया इंटू L/8, L से L कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो गया, π/4, तो ये हो गया 2 साइन π/4, π/4 मतलब 45, 2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो आंसर आ गया √2। तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आएगी वो √2 आएगी। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर नहीं मालूम है तो आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो रिजिड एंड से अगर स्टैंडिंग वेव रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन साइन KX के फॉर्म में होता है, और अगर ये ओपन एंड से होता तो ये कॉस KX के फॉर्म में होता। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। A small rod made of magnetic materials freely suspended by thin thread at a place on earth. When the rod is placed in the magnetic field, it found that the rod aligned itself perpendicular to direction of magnetic field. अगर हम लोग माने यहाँ पर दो मैग्नेट मान लो, नॉर्थ और साउथ पोल लें, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, ठीक, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर करेगी। तो यहाँ इनके बीच में फील्ड स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जो मटेरियल है वो रॉड परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि रॉड अगर ऐसे रखा गया तो वो परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब हुआ कि जो रॉड है वो स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ चला गया, स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ चला गया। इसका मतलब हुआ कि जो मटेरियल है वो रिपेल हो गया, जो मटेरियल था वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेट होगा वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होगा। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो हमेशा स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाता है, स्ट्रांग फील्ड टू वीक फील्ड की तरफ जाता है हमारा डाया मटेरियल या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो भी मटेरियल बने होते हैं, स्ट्रांग फील्ड टू वीक फील्ड, ठीक है। जबकि फेरो और पैरा वो अगर हमारे रखे होते हैं तो वो अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना, वो अट्रैक्ट होते हैं। फिर जो पैरा होता है वो फीबली अट्रैक्ट होता है, जबकि फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता, वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड की तरफ ये मूव करता। तो हमारा मटेरियल यहाँ पर डायमैग्नेटिक होगा। 36
गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेट दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जीरो। बिल्कुल सही बात है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस इक्वल टू क्या होगा भाई, जीरो होता है। ये गॉस थ्योरम कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड में। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, द मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, सही है। मोनोपोल नहीं बनता। जब भी किसी मैग्नेट को अगर हम लोग कट करें, हमेशा उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा। चाहे जितना भी छोटा पार्ट कट करोगे उसमें हमेशा क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल होगा। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, सही है। नॉर्थ एंड साउथ पोल अकर इन पेयर, बिल्कुल सही है। अलाउंग वैनिसिंग नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये भी सही है। यानी पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखें। एन ऐसी सोर्स गिवन बाई बी एम साइन ओमेगा टी कनेक्टेड टू प्योर इंडक्टर। क्वेश्चन में प्योर इंडक्टर है तो आपको मालूम है ये हमारी करंट की डायरेक्शन होती है और ये हमारी वोल्टेज की डायरेक्शन होगी। ये हमारी वोल्टेज की डायरेक्शन होती है। फेज डिफरेंस यहाँ पर 90 डिग्री का यानी कि पाई बाई 2 का होता है। वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करेगा 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 से। क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है भाई। तो पावर के लिए वोल्टेज की इक्वेशन दिए रखा है, V RMS I RMS cos फाई, ये लगा देंगे। चलो पहले तो हमें करंट का यहां पर बनाना पड़ेगा इक्वेशन। करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी। वोल्टेज की इक्वेशन है V बराबर BM साइन ओमेगा टी। तो करंट की इक्वेशन होगी I इक्वल टू IM और साइन ओमेगा टी को हम लोग लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। करंट लैग करेगा कितने एंगल से, पाई बाई 2 से। अगर हम लोग माइनस यहां पर बाहर कर लें तो इस इक्वेशन को आई एम साइन और 9 पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी होगा 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाता है कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। करंट की इक्वेशन मालूम हो गई, वोल्टेज की इक्वेशन हो गया। इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है भाई, तो P इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए हम लोग V RMS I RMS या V नॉट I नॉट के टर्म में लिख सकते हैं। तो V RMS I RMS cos फाई, ठीक है भाई। यहां पर देखो V पावर का वैल्यू यहां पर, अच्छा ठीक है डायरेक्ट लगा सकते हैं। cos फाई क्यों रख रहे हैं, बी आई से लिखे। बी की इक्वेशन हमारी कितनी है, बी एम साइन ओमेगा टी, बी एम साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन माइनस में है तो माइनस आई एम साइन की जगह कॉस है, कॉस ओमेगा टी। मल्टीप्लाई हो गया तो साइन बाहर आ गया, माइनस का वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का वी एम आई एम, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, नीचे 2 आ गया, ये बन गया 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसको बोलेंगे साइन 2 ओमेगा, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, माइनस का बी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। करेक्ट आंसर इसमें सेकंड होगा। 38 को देखते हैं। The path difference produced by the two waves is a 3.7 micrometer, 3.75 माइक्रोमीटर एंड वेवलेंथ दे रखा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ करें तो पाथ डिफरेंस कितना है 3.75 माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 मीटर। लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसको 10 की पावर माइनस 10 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको चलो सॉल्व करें, 1 2 3 यहाँ पर 10 की पावर माइनस 7 ऊपर गया तो 10 बचेगा, तो ये हमारा 37.5 हो गया, ठीक है ना। डेल्टा एक्स बाई लैम्डा की वैल्यू, तो डेल्टा एक्स कितना आया 37/5 लैम्डा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 हटा के यहाँ 0 कर दें और ये आ जाएगा हमारा हाँ ये आ जाएगा हमारा 7.5 लैम्डा, ठीक।
7.5 लैम्डा, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं, रुको। तो ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर हम लोग देखो, अगर हमारा पाथ डिफरेंस, अगर हमारा पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीप्लिकेशन हो, ऑड मल्टीप्लिकेशन ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, ऑड मल्टीप्लिकेशन बाई इंटू लैम्डा बाई 2 हो, तो ये हमारा डार्क बनेगा। डार्क के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो ऑड लैम्डा बाई 2 के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा पाथ डिफरेंस आया 37.5 लैम्डा। अगर हम लोग इसमें 2 से डिवाइड करें, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो हमारा हो गया 37.5, है ना, और लैम्डा बाई 2, 37.5 लैम्डा बाई 2। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, ऑड में वैल्यू है। तो अगर वैल्यू ऑड में होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30, इसको देखो, इसको ऐसे 37.5 है तो 37 बाई क्या लिखोगे 10, है ना, तो 5 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 75/2, है ना। तो 7.5 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ऑड मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर ऑड मल्टीप्लिकेशन है लैम्डा बाई 2 का, ऑड मल्टीप्लिकेशन है लैम्डा बाई 2 का, तो इसको हम लोग 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसे बना लें 37.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो 5 से ये 10, 75 लैम्डा बाई 2। तो 75 लैम्डा बाई 2, तो हमारा ऑड में वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब अगर ऑड लैम्डा बाई 2 आएगा तो हमारा डार्क बनेगा। तो यहाँ पर डार्क सही होगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। अगर पाथ डिफरेंस इवन हो, इवन लैम्डा बाई 2 हो, तो हमारा क्या बनता, वो हमारा ब्राइट बनता। तो ऑड लैम्डा बाई 2 के टर्म में आ रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एयर इज पुश्ड केयरफुल्ली इनटू सोप बबल। तो सोप बबल में आपको ध्यान रखना है, इसका एरिया हम लोग डबल करते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, टी इंटू डेल्टा ए, ठीक है। और यहां पर जो एरिया लेते हैं उसका, यहां पर 8 पाई लिखेंगे ना, 4 पाई आर स्क्वायर की जगह 8 पाई करेंगे। 8 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 8 पाई इंटू टी। R2 हमारा कितना है, रेडियस को डबल कर रहे हैं, तो R2 हो गया 2R, 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो ये बचा 3 इंटू 8 24 पाई टी आर स्क्वायर। तो 24 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, ये पाई है भाई, यहां पर एक्स लिखा है, ये पाई है। तो आंसर हो जाएगा 24 पाई आर स्क्वायर टी। 39। The magnetic field of circular loop at very far away point on the axial line varies with the distance as like that of magnetic dipole। ये बात सही है। मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर लूप में होता है, लूप जो होता है करंट कैरिंग लूप, बिहेव एज अ डाइपोल, ये होता है हमारा डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो डाइपोल में जो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक डाइपोल में होता है, सेम वैसा ही होगा। क्या होता है भाई, एक्सियल फील्ड, एक्सियल लाइन पे जो फील्ड होता है उसका वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब होता है। ये एक्सियल पोजीशन पे हम लोग फील्ड लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस लिखा है। स्क्वायर है कि यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन होगा। 41।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ईएम वेव कौन नहीं है? गामा के बाद एक्सरे, अल्ट्रा एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। ये ऑर्डर होता है हम लोग का, ठीक है ना। बीटा रेज कहीं पर नहीं है भाई, बीटा रेज यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इस पे चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। 42 द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दे रखा है। और एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एरर इन वैल्यू ऑफ जी, तो डेल्टा जी बाई जी लिखेंगे। 4 पाई आर ये कट जाएगा, यहां से हटा दो, इसको यूज नहीं करेंगे। बराबर लिखोगे डेल्टा एल बाई एल प्लस जो पावर होता है वो आगे आ जाएगा, माइनस हो प्लस हो हमेशा प्लस ही लिखना है। तो 2 डेल्टा टी बाई टी, ये हमारा हो गया रिलेटिव एरर इन जी, तो ऑप्शन हमारा सही होगा पहला। 43 इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, देखो पहले रेजिस्टेंस आर लगा है, इधर वाई लगा है, और जो हमारी डिस्टेंस है बैलेंसिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारा आर, नहीं हमारा एक्स होगा, यहाँ पर एक्स है, इस फिगर में एक्स है, ये वाई है, इसको एक्स बोला गया है। तो देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस अपान उसके नीचे का डिस्टेंस बराबर इधर का रेजिस्टेंस उसके नीचे का डिस्टेंस। अगर ये 30 पे होगा, मान लो यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ पहले 30 पे आया, तो ये लेंथ कितना आएगा 70। पहला इक्वेशन बन गया, 0 0 कट गया, x की वैल्यू आ गई 3/7y। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, अब बोला गया कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिया भाई, कितना रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन में शायद नहीं दिया है। 16 ओम, यहाँ पर इफ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, 16 ओम इज करेक्टेड, यहाँ पर अब 16 ओम को पैरेलल में लगा दिया गया y के। अब बैलेंसिंग लेंथ हो गया 50 सेंटीमीटर, तो ये जब इसको लगाया गया तो अब बैलेंसिंग लेंथ कितने पे हो गया 50 पे, तो यहाँ पर ये दूरी 50 हो गई, ये दूरी 50 हो गई रेजिस्टेंस 16 लगाने पे। अब फिर से इक्वेशन बनाओ, x बाई 50 बराबर y और 16, ये कैसे होंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में R1 R2, 16y अपान 16 प्लस y अपान 50, ये वाली डिस्टेंस 50 50 कट गया, x की वैल्यू 3/7 रखेंगे, 3/7y बराबर 16y अपान 16 प्लस y, ठीक है, y से y ये कट गया, यहाँ पर वैल्यू जो आई हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 का 16 से 48 हो गया, तो और प्लस 3y बराबर 7 इंटू 16, ये हो गया 112, तो 3y बराबर हो गया 64, तो y बराबर हो गया 64/3, तो आंसर होगा थर्ड। 44 आंसर क्वेश्चन में देखते हैं, टेम्परेचर एट विच द आरएमएस स्पीड, तो हमारी आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT/m, 3RT/m। क्वेश्चन में बोला गया दोनों की आरएमएस स्पीड सेम है, नियॉन गैस की और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, दोनों की यहाँ पर आरएमएस स्पीड सेम है, आरएमएस स्पीड सेम है तो 3R कांस्टेंट हो गया, √T/m लगाएंगे, तो टेम्परेचर कितना है, चलो पहले नियॉन का लिखेंगे, नियॉन का निकालना है, नियॉन का निकालना है तो इसका टेम्परेचर T मान लो, और नियॉन का मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा है, नियॉन का ये वैल्यू 220, ये भी शायद गलत लिखा है, 20.2 है भाई, ये 220 नहीं है, 20.2 है, तो इसका वैल्यू 20.2 बराबर, अब लिखेंगे हाइड्रोजन का टेम्परेचर 15, तो 273 प्लस 15, ये क्या हो गया 288, ठीक है, 288 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है, ठीक है, इससे कट करो लगभग 10 आएगा, तो T का वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा 2880, लगभग
29,000 मतलब कि 2900 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर हो सकता है इसका जो आएगा 2 केल्विन में आएगा। पहला सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। द टू प्लेनेट आर इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड 4r। चलो इसका जो टाइम है t, इसका t डैश है, तो पहले t और t डैश में रिलेशन बनाए। चलो इसको मान लेते हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर चक्कर लगाएं, बोला गया है कितने समय बाद अगेन बी इन ए स्ट्रेट लाइन, फिर से एक ही लाइन में आ जाए। चलो भाई यहाँ पर देखो, पहले t और t डैश में रिलेशन देखें। t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है और t डैश का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 4r का क्यूब हो गया। दोनों में रिलेशन देखें तो t डैश बराबर आया हमारा 8t। ठीक है, t डैश का वैल्यू 8t हो गया। अब हम लोग यहाँ पर टाइम निकालेंगे। टाइम के लिए देखो, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है। 2 पाई बाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, रिलेटिव मोशन दोनों का देखेंगे यहाँ पर, तो यही टाइम निकालना है। तो t बराबर 2 पाई, ओमेगा 1 को लिखेंगे 2 पाई बाई t, ओमेगा 2 को लिखेंगे 2 पाई बाई t डैश जिसका वैल्यू 8t है। ठीक है, 2 पाई कॉमन लेंगे, कट जाएगा। 2 पाई से 2 पाई सारी जगह कट जाएंगे। 8t यहाँ पर एलसीएम हो गया, तो ये कितना हो, 8t माइनस t, 7 ऊपर हो गया, 1/7, 8t ऊपर चला गया, तो आंसर आया 8t/7। 8t/7 इसका राइट आंसर होगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था आज का FST का डिस्कशन। उम्मीद है डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा, और टेस्ट जितने भी हैं अच्छे से देते रहिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू सो मच।